नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, और ये जानकारी पटना हाई कोर्ट में अंतिम दिन की सुनवाई पर आधारित है, जो कि नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी है। तो आइए इस जानकारी को आप सभी के बीच साझा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग लिए हैं, सक्षमता परीक्षा में भाग लेने के बाद अब उनके मन में यह बात जो है हमेशा कौंध रही है, हमेशा परेशान कर रही है कि सक्षमता परीक्षा तो हमने पास कर लिया, अब क्या हमारा जो है जिला स्थानांतरण होगा या फिर जो है हम अपने मूल विद्यालय में ही बने रहेंगे। उनके लिए यह प्रश्न जो है बहुत ही परेशानियों का सबब बन गया है। तो मैं आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट में जब अंतिम सुनवाई चल रही थी, उस समय शिक्षक एकता मंच द्वारा जो भी वकील रखे गए थे, उनसे माननीय पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि उस दिन सरकार के तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही जी जो है अपनी बातों को रखे, और बहुत सारे माध्यमों से ये बातें सामने आ रही थी कि महाधिवक्ता पीके शाही जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रश्न किए जाने पर वे बिल्कुल जो है निरुत्तर हो जा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पीके शाही जी महाधिवक्ता हैं और उनके पास जो है इस क्षेत्र का काफ़ी अनुभव है। वहीं एक प्रश्न जब माननीय पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय द्वारा पीके शाही जी से पूछा गया कि आप जो है सक्षमता परीक्षा के बाद आखिर नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण क्यों करना चाहते हैं, जबकि नियोजित शिक्षक जिस विद्यालय में है वहाँ पर रिक्तियाँ जो है पहले से हैं। यानी न्यायाधीश महोदय का कहने का मतलब ये है कि पहले से शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर उनके लिए जो है सीट है, आप उनको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह जो है क्यों भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है महाधिवक्ता पीके शाही जी द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सका। उनका ये कहना था कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो है हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है देना चाहते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि शिक्षकों को नई नई बातों की जानकारी जो है हो, और इसी के तहत जो है हम उनसे सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, और साथ ही साथ उनका ट्रांसफ़र करना भी जो है हम चाहते हैं। इस पर पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो है आपत्ति दर्ज की। यहाँ पर थोड़ी सी कमी जो है शिक्षा एकता मंच द्वारा जो वकील रखे गए थे उनकी खली, अगर वहाँ पर शिक्षक एकता मंच द्वारा जो वकील रखे गए थे वहाँ अगर उनको बोलने का अवसर मिला होता तो निश्चित रूप से वहाँ वे पटना हाई कोर्ट के समक्ष इस बात को रख सकते थे कि क्या बिहार के जो नियोजित शिक्षक 20 साल से बिहार के विद्यालयों में शिक्षा दे रहे थे, क्या उनके पास जो है क्वालिटी का अभाव था, वे पढ़ाने में जो है अक्षम थे, लेकिन उनको जो है वहाँ अपनी बात को रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और इस आधार पर आप सभी जानते हैं कि अगर कोई सरकार जो है किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन करती है तो उसकी रक्षा जो है कोर्ट के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है सरकार अपनी बात को रख करके कोर्ट को जो है संतुष्ट करने में सफल रही कि हम ये जो भी प्रक्रिया नियोजित शिक्षकों के समक्ष अपना रहे हैं वह सिर्फ इसलिए अपना रहे हैं कि बिहार के जो बच्चे हैं उनको जो है क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन मिले, और उनकी जो राइट टू एजुकेशन में जो मांग है उसको जो है हम पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ पर माननीय पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय द्वारा ये कहना कि आप एक ही विद्यालय में कुछ ऐसे शिक्षक को रखना चाहते हैं
कि नियोजित है, वहीं दूसरी जगह पर आप सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे करके उसी विद्यालय में रखेंगे, उसी विद्यालय में कुछ शिक्षक जो है नियमित होंगे। यह सब क्या है? आप एक समानांतर व्यवस्था जो है चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो इस आधार पर कोर्ट के माध्यम से जो बातें सामने आ रही है, उस पर कोर्ट का ये कहना है कि नियोजित शिक्षकों का दूसरे जिले में स्थानांतरण करना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब पहले से ही उस विद्यालय में रिक्तियां हैं, अगर रिक्तियां नहीं होती तो शिक्षक उस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे होते, वो कहीं दूसरे जगह होते। तो ये जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप नियोजित शिक्षकों को, जो कि 20 वर्ष से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, उनको आप दूसरी जगह स्थानांतरण क्यों करना चाहते हैं। तो यह नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत ही जो है राहत बड़ी खबर है कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने इस पर जो है संज्ञान लिया है, और निश्चित रूप से पटना हाई कोर्ट संज्ञान ही नहीं ली है, बल्कि इस पर नियोजित शिक्षकों को राहत मिलने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की जारी होने के बाद उनको कितने अंक जो है प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी कर लेने के बाद उनके मन में इस बात का डर जो है सता रहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो हमारा नंबर जो है कहीं कम ना हो जाए। तो ये उन शिक्षकों के साथ ज़्यादा देखा जा रहा है जिन शिक्षकों को उतने ही मार्क्स आए हैं या 2-4-10 नंबर जो है ज़्यादा आए हैं जितना उनको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स की आवश्यकता थी। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है, जो भी सक्षमता परीक्षा हुई है, उस परीक्षा के रिजल्ट आ जाने के बाद जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब इसमें देखना ये है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो है शिक्षकों का कितना अंक जो है घट सकता है और बढ़ सकता है। तो आपने गौर किया होगा कि विभिन्न तरह के माध्यमों से या समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके निकल रहे थे, उसमें किसी भी शिक्षक द्वारा ये नहीं कहा गया कि आज का परीक्षा जो है बड़ा इजी रहा। सभी लोग यही कह रहे थे कि प्रश्न का स्तर जो है काफ़ी कठिन था, और जो लोग जो है अपनी तैयारी किए हुए थे उनके लिए जो है वह प्रश्न पत्र बिल्कुल आसान था। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तभी अपनाई जाती है कि वैसे ऑनलाइन परीक्षा जो कि 2-4 शिफ्टों में होते हैं, उसमें किसी शिफ्ट के प्रश्न पत्र जो है सरल हो जाते हैं, वहीं दूसरे शिफ्ट के प्रश्न पत्र जो है आसान होते हैं। तो इनका सामान्यीकरण करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। लेकिन अभी जो सक्षमता परीक्षा दे करके नियोजित शिक्षक बाहर निकले हैं, उसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का ये कहना है कि प्रक्रिया सक्षमता परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वो काफ़ी कठिन था। तो बातों का अगर हम विश्लेषण करें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठे थे, उनमें हमारे बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक थे जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था। उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था और वो जो है पहली बार ऑनलाइन मोड में जो है परीक्षा दे रहे थे। तो उनके सामने जो है समस्या उत्पन्न हुई और उनका ये भी मानना था कि प्रश्न पत्र का स्तर जो है काफ़ी ऊंचा था। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे नियोजित शिक्षक पहले से ही जो है कंप्यूटर फ्रेंडली थे, उन्होंने यह बताया कि पत्र का स्तर न कठिन था और न ज़्यादा जो है इजी था। उनके लिए जो है प्रश्न पत्र जो है बिल्कुल सामान्य था। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर होती है तो यह मान करके चलिए कि इसमें ज़्यादा अंकों का फर्क जो है होने नहीं जा रहा है। अगर आप अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा लाए हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 5 अंक के बीच में ही जो है आपका नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो भी आपने आंसर की के माध्यम से यह जान लिया है कि मेरा जो है प्राप्तांक इतना हो सकता है, वह प्राप्तांक जो है ज़्यादा घटने या बढ़ने नहीं जा रहा है।
तो इस बात को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित ना हो कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो है मेरा नंबर जो है 20 नंबर या 25 नंबर जो है कम हो जाएगा, मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60 अंक था और कहीं नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा अंक घट करके 40 न हो जाए क्योंकि मैं जो है 60 नंबर ही लाया हूँ, या मेरा प्राप्तांक जो है आंसर की के द्वारा ये पता चल चुका है कि मैं 70 नंबर लाया हूँ और नॉर्मलाइजेशन के बाद कहीं मैं 50 अंक पे न चला जाऊँ। तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आपका क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर 10 नंबर भी ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब होगी तो आपके अंकों पर ज़्यादा असर जो है नहीं पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का ये कहना है कि अगर आपका अंक अच्छा होगा तो आपको जो है अपना गृह जिला मिलेगा और जिनका क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा बढ़ करके नंबर होगा उन्हें जो है दूसरे ज़िले में स्थानांतरण किया जाएगा। तो यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया है और पटना हाई कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि अगर कहना है कि नियोजित शिक्षक जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं अगर वहाँ पर रिक्ति है तो उनको दूसरे विद्यालय में भेजना किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जा सकता। लेकिन पटना हाई कोर्ट का अभी फाइनल जो है निर्णय नहीं आया है, सुनवाई के बाद जो है निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया है। तो हमें 2-4 दिन और जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है जो भी निर्णय आएगा निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आएगा। जहाँ तक परीक्षा की बात है कि यह परीक्षा रद्द होगी या फिर जो है सक्षमता परीक्षा आगे भी जारी होगी, तो इस पर भी जो है बढ़ा चढ़ा करके बातें जो है कही जा रही है। लेकिन एक बात जो कोर्ट को बिहार सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही जी द्वारा बताया गया है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बच्चों के कल्याण के लिए, यानी राइट टू एजुकेशन जो बच्चों का अपना मूलभूत अधिकार है उसके लिए कर रहे हैं। तो इस पे जो है पटना हाई कोर्ट विचार कर सकती है। फिर भी हमें अंतिम निर्णय का इंतजार करना है। हम सभी को ये विश्वास रखना चाहिए कि निश्चित रूप से पटना हाई कोर्ट द्वारा नियोजित शिक्षकों को न्याय मिलेगा। जहाँ तक तो अगले वीडियो में मैं इस बात पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि पटना हाई कोर्ट में प्रोन्नति या फिर जो है वेतन में बढ़ोतरी को लेकर के क्या चर्चा हुई। तो कल का वीडियो जो है इसी विषय पर होगा। कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कल का जो मैंने विषय चुना है वह ठीक रहेगा या मुझे किसी अन्य विषय पर जो है वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।